आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे कर्नाटक के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय बसवराज बोम्मई जी, हम सबके वरिष्ठतम नेता जिन्होंने लंबे समय तक प्रदेश का मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे श्री BS येडियुरप्पा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नलिन कटील जी, अरुण सिंह जी जो राज्यसभा में मेरे साथी हैं और यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे महामंत्री और यहाँ हमारे वरिष्ठ नेता श्री CT रवि जी, श्री A नारायण स्वामी जी भारत सरकार में मंत्री, R अशोक जी हमारे कर्नाटक सरकार में मंत्री, श्री BC नागेश जी जो कर्नाटक के मंत्री हैं, हमारे सांसद और संसद में मेरे साथी श्री बसवराज जी, राजेश गौड़ा जी हमारे यहाँ से सीरा से विधायक, श्री BK मंजुनाथ जी जिला के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इस जनसभा में उपस्थित देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी आपने श्री BS येडियुरप्पा जी को जो हमारे कर्नाटक के वरिष्ठतम नेता हैं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, उनका वक्तव्य सुना और साथ में आपने बसवराज बोम्मई जी का भी आपने वक्तव्य सुना। दोनों ही वक्तव्यों में जो मैं कन्नड़ समझ पाया वो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोनों ही नेताओं ने UPA के जमाने में कर्नाटक को देखने का नजरिया और NDA में कर्नाटक की जनता को देखने के नजरिए के बारे में बहुत विस्तृत से आपको बताया कि UPA ने और कर्नाटक में UPA की सरकार सिद्धारमैया के नेतृत्व में उन्होंने कर्नाटक की उपेक्षा की, उन्होंने कर्नाटक के हित की चिंता नहीं की, उन्होंने सारा समय आपस में झगड़ने में लगा दिया और कर्नाटक की जनता को मुसीबत के आगे खड़ा कर दिया। वहीं जब NDA की सरकार आई तो चाहे दिल्ली में मोदी जी हो, चाहे कर्नाटक में येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी हो, हमेशा कर्नाटक की जनता की चिंता की गई। ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಹಿಂದೆ UPA ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ತೋರಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ NDA ಬಂದ ನಂತರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. मित्रों, यह मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। कांग्रेस पार्टी भाई भाई को लड़ाकर, गांव गांव को लड़ाकर, इलाके इलाके को लड़ाकर, प्रदेश के प्रदेश से लड़ाकर वोट बैंक की राजनीति करती थी और वंशवाद को प्रोपोगेट करती थी। लेकिन हमारी नीतियों के माध्यम से हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति बदली, वंशवाद समाप्त करके विकासवाद को शुरू किया और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। वहीं कांग्रेस पार्टी
तुष्टीकरण की राजनीति, अपीजमेंट की राजनीति करती थी। और हम लोगों ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसको बोम्मई साहब ने, येडियुरप्पा जी ने, मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक की धरती पर लेटर और स्पिरिट में अक्षरशः इसको पूरा किया है। मैं यहां यह भी आपको बोलना चाहता हूं कि चाहे देश का विषय हो, जब दुनिया के सारे देश मुसीबत में अपने आप को पा रहे हैं, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से विपरीत परिस्थिति में भी आगे बढ़ रही है। और यही कारण है कि 200 साल जिस अंग्रेजों ने हमें राज किया, आज भारत ब्रिटानिया को पिछाड़कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा हो गया है। जहां स्टील के मैन्युफैक्चर में हम पीछे थे, आज हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए। आज दुनिया में मोबाइल में 97% का मोबाइल का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। केमिकल में हमने 106% की वृद्धि की है। फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल्स में, दवाइयों में भारत दुनिया की फार्मेसी बन गया है और सबसे इफेक्टिव दवा और सबसे सस्ती दवा दुनिया को देने का काम कर रहा है, तो भारत कर रहा है। ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಂಶಾಡಳಿತ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಕಾಸದತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತ ದೇಶ ಆಗಿದೆ. मित्रों, कर्नाटक में या भारत में हमारी सरकार है जो सबका साथ के विषय को लेकर गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान सबकी चिंता करने वाला अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप बताइए, जब मैं गरीब की बात करता हूं, आज भारत अति गरीबी में 1% से नीचे आ गया है, 1% से नीचे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने और बसवराज बोम्मई जी ने, येडियुरप्पा जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल हर महीने देने का तय किया है 80 करोड़ की जनता को। अगर हम गरीब की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ 60 लाख मकान बन रहे हैं और इसी तरीके से लगभग 70 लाख के आसपास मकान कर्नाटक में बन रहे हैं। अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करूं तो 8 करोड़ से ज्यादा जल जीवन मिशन में नल घर, हर घर जल, इसकी व्यवस्था हो रही है और कर्नाटक भी इसमें पीछे नहीं है। अगर मैं स्वच्छता की बात करूं तो हमारी बहनों को इज्जत देने के लिए 12 करोड़ इज्जत घर बना करके महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया है। अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो 11 करोड़ गैस के सिलेंडर देकर के उनको सशक्तिकरण करने का काम किया है। अगर मैं उजाला योजना की बात करूं, सौभाग्य योजना की बात करूं, तो यह देश 18,000 गांव बगैर बिजली के थे, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। टुडे कर्नाटक इज 100% इलेक्ट्रिफाइड, 24/7 आज यहां पर बिजली मिल रही है। यह परिवर्तन की कहानी है।
और 2.5 करोड़ घरों को बिजली दी गई है। और इसी तरीके से आयुष्मान भारत के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को, यानी 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज गेटिंग अ हेल्थ कवरेज, उसको स्वास्थ्य का कवरेज मिल रहा है 5 लाख रुपए सालाना मोदी जी का और फिर बोमई साहब का अलग से मिल रहा है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, इनको ताकत देने का, जब मैं दलित कहता हूं तो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप आज भारत दे रहा है और भारत में कर्नाटक दे रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। आपके यहां का रिजर्वेशन 15% से बढ़ा के 17% कर दिया। मैं बोमई साहब को बधाई देना चाहता हूं। 3% से एसटी का बढ़ा करके 7% कर दिया। मैं इसके लिए भी बोमई साहब को बधाई देना चाहता हूं। इसलिए नई विकास की कहानी, और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे येडियुरप्पा जी हो, चाहे बोमई जी हो, चाहे सीटी रवि हो, चाहे आर अशोक हो, चाहे हमारे बसवराज हो, हमारे कोई भी नेता हो, चाहे हमारे राजेश हो, सभी छाती ठोक के ये कह सकते हैं कि हमने कर्नाटक की जनता के लिए काम किया है, काम करेंगे और कर्नाटक को आगे ले जाएंगे। ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಬದುಕು ಪಾರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವಂತವನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. मित्रों, मैं यहां आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार ने देश में अपने आप को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। और जब मैं कर्नाटक की बात करता हूं तो आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स में कर्नाटक में 90 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 90 लाख करोड़ का। अगर मैं बात करूं कर्नाटक में, तो कर्नाटक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नंबर 1 का प्रदेश बन गया है कर्नाटक। ये भी हमको समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं एयरक्राफ्ट में और स्पेसक्राफ्ट में, तो 25%, 25% स्टेट क्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में कर्नाटक की हिस्सेदारी है। और 70% जो एयरक्राफ्ट बन रहा है, 70% वह एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स कर्नाटक में बन रहे हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से कोंकण रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। और उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री रायता विद्या निधि के तहत किसान के बच्चों के साथ साथ बुनकर के बच्चे भी और फिशरमैन को भी उसकी सहायता मिल रही है। और इसी तरीके से एक्सपेंशन ऑफ रोड्स हो रहा है। अभी अभी आपको बताया गया कि कल हमारे भारत सरकार में रोड मंत्री आए थे, उन्होंने कर्नाटक के ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का सैंक्शन दे दिया है। कर्नाटक नई ऊंचाइयों की तरफ जाएगा, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी आपको कहना चाहता हूं कि आप इनोवेशन में, इंडेक्स में कर्नाटक इज नंबर 1 इनोवेशन इंडेक्स में। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में रायचूर में 186 करोड़ का नया एयरपोर्ट बन रहा है।
वहीं कैंपेगौड़ा का जो नंबर 2 का कैंपेगौड़ा का नंबर 2 का जो फेज है वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी 22 सितंबर को भारत अपने कर्नाटक आए थे और यहां पर उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं की हैं, जिस पर काम तीव्र गति से चल रहा है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, डेवलपमेंट मीन्स भारतीय जनता पार्टी, प्रोग्रेस मीन्स भारतीय जनता पार्टी, विनाश मीन्स कांग्रेस पार्टी, आगे बढ़ने से रोकने का मतलब है कांग्रेस पार्टी। ये हमको समझ लेना चाहिए। ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 90 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು 30,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚಂದಂತರದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿನಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದಾನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. और अगर मैं टुमकुर की बात करूं तो टुमकुर दावनगिरी रेलवे लाइन का भी प्रोग्रेस शुरू हो गया है, उसका भी अप्रूवल मिल गया है। उसी तरीके से 4 लेन जो टुमकुर से लेकर के तिप्पुर तक उसके भी सैंक्शन हमको मिल गई है। और उसी तरीके से मेगा कोल्ड स्टोरेज यूनिट वह भी टुमकुर में आ रहा है और स्मार्ट सिटी टुमकुर इस पर भी काम शुरू हो गया है। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं और अंत में इसी बात से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी है जो विकास को लेकर के आगे चली हुई है, और दूसरी ओर वो नेता हैं जो विकास से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जिस तरीके का बयान कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने बोम्मई साहब पर दिया, यह कर्नाटक की राजनीति को नीचे लाता है। यह कर्नाटक की राजनीति के ऊपर एक तरीके का कलंक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को, चुने हुए नेता को इस तरीके का बात कहने का मतलब है कर्नाटक की जनता का अपमान करना। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे लोग जिनके पास न एजेंडा है, न काम है, न कुछ है, बस दिल्ली दरबार में एक ही परिवार की पूजा करना, यही जिनका लक्ष्य है, इनको घर पर बैठाने का काम कर्नाटक की जनता करेगी और इनको काम देने का काम कर्नाटक की जनता करेगी। ये मेरा विश्वास है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मित्रों, राजनीति बदल गई है। आज वो जमाना चला गया कि लोगों को गुमराह करके आप राजनीति कर लो। अब वो जमाना आ गया है, काम करोगे तो टिकोगे, काम नहीं करोगे तो घर बैठा दिए जाओगे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरीके से लोगों ने घर पे बैठा दिया है और उनको घर पर बैठे रहने की प्रेरणा कर्नाटक की जनता हमेशा लेती रहेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये नेता बौखला गए हैं, बौखला गए हैं। जिस तरीके का ये वक्तव्य दे रहे हैं वो इनके स्तर को बताता है, ये इनके नेतृत्व के स्तर को बताता है। मुझे बड़ा दुख हुआ, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पर रहा हो, who has sat on the chief minister's post, he speaks like this। ये कर्नाटक की जनता का अपमान है और ऐसे लोगों को कर्नाटक की जनता सबक सिखाएगी, ये मेरा विश्वास है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी बात आप जनता तक पहुंचाएं, गांव-गांव पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटका। ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಿರಾ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಭಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವಂತ ದಿನಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ,
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥವರು ಬಳಸಿದಂಥ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪದಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಚುನಾಯಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ವಿಶೇಷ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಶ್ರೀಯುತ ಆಲ್ಗುಂಡೆ ಗೌಡ್ರು ಬರ್ಗೂರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚೀಫ್ ಶ್ರೀಯುತ ಆಲ್ಗುಂಡೆ ಗೌಡ್ರು ಬರ್ಗೂರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ